अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो मेरे बच्चे एनईडी यूनिवर्सिटी के पास पेपर की सॉल्यूशन की सीरीज शुरू की जा रही है। आगे चल के आपका एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड 1 भी आने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेड है 24 से स्टार्ट होगा और उसके बाद राउंड 2 भी आएगा। तो जाहिर है ये जो पास पेपर्स हैं जो माजी में एनईडी यूनिवर्सिटी के जो इंट्रेंस टेस्ट के अंदर पूछे गए हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। ठीक है। मैं ऑब्वियस सी बात है, मेरा बेटा चूंकि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है तो मैं आपको फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व करा रहा हूँ। ये जितने भी पास पेपर्स हैं इनके बारे में आपने ये जहन में रखना है, ये सारे के सारे हमारे पास कहाँ से आए हैं। ये मेरे बच्चे सारे के सारे रिक्रिएटेड पास पेपर्स हैं। ठीक है। आपने डिफरेंट जगहों पे देखे होंगे रिक्रिएटेड पास पेपर्स आपको बिखरे हुए डिस्पर्स्ड फॉर्म में मिलते हैं। यहां पर मैं आपके लिए सारे के सारे ईयर वाइज कंपाइल करके उनको सॉल्व कराते हुए लाऊंगा। चाहे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, सब हम इसके अंदर सॉल्व कर रहे होंगे। ये सारे के सारे अपलोड होते रहेंगे इंशाल्लाह। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे अपलोड होते जाएंगे। ठीक है। इसके अंदर वो सारे के सारे पेपर भी होंगे जो कि कंप्यूटराइज्ड हैं और वो भी होंगे जो कंप्यूटराइज से पहले थे। जैसे आपके इल्म के अंदर है एनईडी यूनिवर्सिटी ने तकरीबन सन 2000 से ये पेपर लेना शुरू किया है। 2000 से लेके तकरीबन 2019 तक ये पेपर बेस हुआ करता था और उसको हम रिक्रिएट किया करते थे। फिर 2019 के अंदर कोरोना आया, कोविड आया, तो 2019 के बाद से 2020 से ऑनवर्ड 2020, 2021, 22, 23, 24 इन सब के जो आपको पास पेपर्स मिलेंगे, यानी कि अभी मैं 2025 में ज़ाहिर है ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 2024 तक के आपको जितने भी पास पेपर्स मिलेंगे ये सारे के सारे हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इनको हम कहते हैं सीबीटी। इन पास पेपर्स को खास तौर पे ये जो आपको 2020 से 2024 तक के मिलेंगे, इनको सॉल्व करने का फायदा क्या होने वाला है? इनको सॉल्व करने का फायदा मेरा बेटा ये होने वाला है कि जो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमेशा कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं। जाहिर सी बात है, आपके पास एक क्वेश्चन का बैंक है किसी भी यूनिवर्सिटी के पास जो सीबीटी टेस्ट लेता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेता है, उनका क्वेश्चन का बैंक हमेशा कैसा होता है? फिक्स होता है। उसी में से पलट पलट के क्वेश्चंस क्या हो रहे होते हैं? रिपीट हो रहे होते हैं। मैं ये रिकमेंड हरगिज नहीं करूंगा कि आप सिर्फ पास पेपर्स पे रिलाई करो, लेकिन ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है, अगर आप सब कुछ पढ़ चुके हो, तो आप ये फ्लेवर लेने के लिए, ये एक टेस्ट लेने के लिए कि एनईडी यूनिवर्सिटी किस तरह के सवालात हमसे माजी में पूछ चुकी है, आप इसके ऊपर जा सकते हो, बेफिक्र होकर इसको फॉलो कर सकते हो। आपको इंशाल्लाह मजा भी आएगा और समझ भी आएगा। तो शुरू करते हैं पास पेपर का सॉल्यूशन। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहे हैं अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 80 मीटर्स। क्या मैं एक बॉल है जिसको ड्रॉप कर रहा हूँ और कितनी हाइट से ड्रॉप कर रहा हूँ भाई, से वो आपके पास है 80 पर। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, इसका मतलब उसकी इनिशियल स्पीड है वो कितनी हो जाती है हमारे पास 0। ठीक है। आपसे कह रहे हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। इसको कितना टाइम लगेगा जमीन पे गिरने में। ये बात याद रखना बेटा कि जब भी आप इस बॉल को ड्रॉप कर रहे हो तो इस बॉल की जो स्पीड है वो बढ़ रही है, जिसका मतलब ये बॉल एसिलरेट कर रही है। और इसको एसिलरेट कौन करवा रहा है? इसको एसिलरेट करवा रही ग्रेविटी, जिसका मतलब एसिलरेशन बराबर हो जाएगा प्लस जी के, दैट इज प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपके सामने पूरी कंडीशन, आपको यहाँ पे देखें अगर हम गौर से, तो डिस्टेंस गिवन है, पी आई गिवन है, ए गिवन है और आपको टी फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास घूम करके लग जाती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जैसे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, डिस्टेंस इज 80, पी आई हमारे पास है 0, टाइम हम लोगों को नहीं पता, वही तो फाइंड करना है 1/2। एक्सेलरेशन हमारे पास, चलो यहाँ पे एक काम करते हैं, राउंड ऑफ करके अपने पास आसानी के लिए ले लेते हैं 10। ठीक है। और टाइम हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है वो हम, सॉरी, टाइम हमारे पास रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो ये 2 और 5 10 कैंसिल हो गया, हमारे पास बन जाएंगे 5। अच्छा जी, 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ठीक है। और इक्वेशन क्या बच जाएगी हमारे पास 80 इक्वल टू 5t स्क्वायर। अब यहाँ पे भी सॉल्व कर लो, 5 1 ज़ा 5, 5 16 अब आपके पास होते हैं 80। टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 16। हमें सिर्फ टी चाहिए तो मुझे दोनों साइड्स पे क्या लगाना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। इसकी वजह से टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 का रूट, दैट इज 4 सेकेंड्स। तो आपके पास बेटा करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है? ऑप्शन बी, 4 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कह रहे हैं जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड इन 1932। चैडविक ने इन सब में से क्या डिस्कवर किया था आपके पास? बेटा चैडविक, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। चैडविक जो है वो डिस्कवरर है न्यूट्रॉन का। ठीक है। इसके अलावा जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो हमें याद रखना जरूरी है, प्रोटॉन का जो डिस्कवरर है वो दो बंदों के कहानी में, झोली में जाती है कहानी।
एक गोल्डस्टीन है जिन्होंने हमारे पास एनोड रेज डिस्कवर करी थी, उन्होंने बताया था कि एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव होता है, फिर रदरफोर्ड ने आके उसका नाम रख दिया था आपके पास कि वो जो है प्रोटॉन होता है, तो इसका डिस्कवरर आपके पास गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड के नाम जाती है। जबकि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है दैट गोज टू द नेम ऑफ जे थॉमसन। क्या जी? और हमारे सवाल के अकॉर्डिंग हमारा आंसर है न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक जो है इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3, साउंड वेव्स आर ऑलवेज। साउंड वेव्स क्या होती हैं? देखो बेटा, साउंड जो होता है ना आपके पास, जब भी आप कहीं से भी साउंड इमिट करते हो, तो साउंड जो है एक्चुअली अपने आगे मौजूद मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करता हुआ आगे बढ़ता है, ठीक है। जब वो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके सामने मौजूद, तो वो मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करता है, और कंप्रेस करके एनर्जी फिर हमारे पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होने लगती है। इसका मतलब आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब कंप्रेस हो रहे हैं, तो इस तरीके की कुछ फॉर्म बन जाएगी, हमारे पास कंप्रेशंस आ जाएंगी और बीच में एम्प्टी स्पेसेस। जो खाली स्पेसेस होती हैं उनको हम कहते हैं वेव की फॉर्म में रेयरफैक्शंस, ठीक है। और ये जो आपके पास मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हुए होंगे, इनको हम कहते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन एक्चुअली मेक अप अ वेव व्हिच आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड वेव्स हमारे पास कौन सी होती हैं? ए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपके पास। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4, कैन द डिवाइस विच चेंजेस एसी इनटू डीसी। अगर आपके पास मुझे ऑल्टरनेटिंग करंट को, आपके पास एक वेरिएटिंग करंट को, एक ऐसी डिवाइस लगानी हो बीच में जो कि उसको डीसी में कन्वर्ट कर दे, तो दैट डिवाइस इज एक्चुअली नोन एज अ डायोड। इसका सिंबल होता है हमारे पास ये ट्राइंगल और एक ये बार। अब डायोड का काम क्या होता है? जिस सर्किट के अंदर हमारे पास डायोड आप लगा देंगे, उस सर्किट के अंदर डायोड आपके पास क्या करेगा? ऑल्टरनेटिंग करंट की वेरिएशन को खत्म करके उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देगा। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डायोड के कि ये रेक्टिफिकेशन कर रहा है, ठीक है। अगर ये रेक्टिफिकेशन कर रहा है तो डिवाइस का नाम क्या पड़ जाएगा हमारे पास? ए, रेक्टिफायर। Moving on, क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे हैं अ पीस ऑफ वायर इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मान लो ये रहा मेरा वो पीस ऑफ वायर, और जब ये पीस ऑफ वायर मैंने रखा हुआ था, तो मान लेते हैं इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बराबर थी रो एल ओवर ए। एरिया एल क्या थी हमारे पास? लेंथ थी हमारे पास इस वायर की, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑब्वियसली बात है आपके पास यहाँ से निकाला गया था। अब ये कह रहे हैं इस वायर को 4 हिस्सों में काट दो, ठीक है। मैं काट देता हूँ इस तरह से, इक्वल हिस्सों में काटना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं भाई, ये चारों इक्वल हिस्से हमारे पास, सॉरी लेंथ हमारे पास यहाँ पे हो सकता है कि मैंने सही नहीं बनाई हो, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल हम ये मान लेते हैं कि आपके पास ये चारों इक्वल पार्ट्स हैं। और इक्वल पार्ट्स करने के बाद आपने क्या करा? इनको साइड बाय साइड लाके प्लेस कर दिया और एक बंडल बना दिया इनका, सपोज करो। जैसे ही आपने एक बंडल बनाया, अब ये चारों वायर जो ये एक वायर का आपके पास क्या करेंगे? ये एक वायर का नजारा पेश करेंगे, ठीक है। मान लो कि ये एक वायर हो गया, बहुत मोटा सा, और लेंथ में हमारे पास पहले के मुकाबले में छोटा। अब लेंथ में कितना छोटा हो गया? क्योंकि ओरिजिनल लेंथ को आपने 4 हिस्सों में डिवाइड करा है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी L/4। और एरिया में ये कितने गुना हो जाएगा हमारे पास पहले के मुकाबले में? 4 टाइम्स। अब आओ देखते हैं कि रेजिस्टेंस में कितना फर्क पड़ेगा। R डैश बराबर हो जाएगी रो एल, एल की जगह आएगा L/4 डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया की जगह हमारे पास आ जाएगा 4A, ठीक है, जो कि पहले के मुकाबले में 4 गुना है। ये 4 और 4 मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे 16, और अंदर बच जाएगा रो एल ओवर ए। जिसका मतलब पहले के मुकाबले में जो पहली वाली रेजिस्टेंस थी जिसको हम रो एल ओवर ए कह रहे थे, उसके मुकाबले में अब जो रेजिस्टेंस है वो 16 टाइम्स कम हो जाएगी हमारे पास। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1/16। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे हैं अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस का जिक्र है तो फोकल लेंथ बेटा पॉजिटिव ली जाएगी, कॉनकेव होता तो फिर मैं नेगेटिव ले लेता यहाँ पे आपके पास। आगे कह रहे हैं यूज्ड टू फॉर्म एन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट का मतलब आपके पास क्यू यानी कि इमेज डिस्टेंस की वैल्यू ली जाएगी अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन नेगेटिव। कितनी है मुझे नहीं पता, भाई इरेक्ट का नाम सुन के मुझे ये पता लग गया कि ये आपके पास नेगेटिव में ली जाएगी। अगर यहाँ पे रियल इमेज लिखा होता तो फिर आप क्यू की वैल्यू को पॉजिटिव में ले रहे होते। आगे कह रहे हैं विच इज ट्वाइस एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हाइट या साइज ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में ट्वाइस है। ये जो रेशो होता है इमेज टू हाइट का, इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का, ये एक्चुअली बराबर होता है इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसका मतलब अगर हमारे पास इमेज की हाइट ट्वाइस है ऑब्जेक्ट की हाइट के, तो इमेज का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के। जिसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? Q इज इक्वल टू 2P, और माइनस का साइन क्यों लगाया मैंने? क्योंकि आपके पास ये इरेक्ट इमेज है हमारे पास। आगे कह रहे हैं द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। आपने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बतानी है, जिसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P की वैल्यू बतानी है। तो देखो बेटा, यहाँ पे जो फॉर्मूला मैं यूज करूंगा वो है फोकल लेंथ का PQ ओवर P प्लस Q। जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ, P Q की जगह आ जाएगा -2P, ठीक है, डिवाइड P प्लस, और Q की जगह आ जाएगा -2P। इक्वेशन बन जाएगी -2P स्क्वायर, और डिवाइड में बच जाएगा हमारे पास माइनस का P। फोकल लेंथ बराबर आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, एक P से एक P कैंसिल। फोकल लेंथ बराबर आ गई किसके? हमारे पास 2P के। मुझे तो सर P की वैल्यू चाहिए, तो 2 को दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड करवा दो।
तो ये हो जाएगा f/2 विच विल बी इक्वल टू 20/2। तो p की वैल्यू आपके पास निकल के कितनी आ जाएगी यहाँ पे बेटा 10 सेंटीमीटर, मेकिंग योर करेक्ट ऑप्शन टू बी ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास कह रहे हैं कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय। देखो लाइट का जो कलर होता है, जो विजिबल लाइट होती है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ विजिबल लाइट की आपके पास, जो कि 7 कलर्स में मुश्तमिल है विबग्योर। इसमें अगर मैं वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहा हूँ तो एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ इंक्रीजिंग वेवलेंथ की, यानी कि वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होगी और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। और इसका ऑपोजिट भी कह सकते हैं डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और रेड की फ्रीक्वेंसी आपके पास सबसे कम हो जाती है। जिसका मतलब हर कलर अपनी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के मुताबिक पहचाना जाता है। सारे कलर्स की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है एक दूसरे से, लेकिन सवाल ये कि सर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन किससे करेंगे कलर? तो भाई वेवलेंथ से भी कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी से भी कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से जो बेस्ट ऑप्शन बनता है वो कौन सा बनता है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो मैं आपसे कहता हूं कि भाई आप किसी शीशे के आर पार खड़े हुए देख रहे हो, या आप जो खड़े हुए हो सामने आपके शीशे का दरवाजा है, उसकी दूसरी तरफ भी लोग खड़े हुए हैं, तो आपको जो भी लाइट नजर आ रही होगी, जो भी चीजें नजर आ रही होंगी, क्या वो एग्जैक्टली उसी कलर की नजर आ रही होंगी जिसकी वो एग्जिस्ट कर रही है, या कलर चेंज होता है? सर उसी कलर की नजर आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मॉल के बाहर खड़े हुए हैं, शीशे के अंदर देखते हैं, तो जिस तरह के कलर्स हैं उस चीज कपड़े के या उस चीज के, जो भी चीज हमारे सामने रखी है ऑब्जेक्ट के, उसके कलर्स एज इट इज नजर आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक बात समझना, कलर्स तो एज इट इज नजर आ रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि जब एक लाइट रे इंसिडेंट होती है हमारे पास ग्लास के ऊपर आके, तो ग्लास चूंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास एयर से ज्यादा है, तो ग्लास उसको बेंड कर देता है टूवर्ड्स द नॉर्मल। जब वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है, तो हमने ये सीखा इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन होते वक्त जो आपके पास स्पीड होती है रिफ्रैक्शन होते वक्त जो स्पीड होती है लाइट की, वो भी हमारे पास क्या हो जाती है, स्लो डाउन। सिमिलरली जो वेवलेंथ होती है लाइट की, वो भी क्या हो जाती है, स्लो डाउन। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई चेंज नहीं आता, इट रिमेन्स कांस्टेंट। अब अगर वेवलेंथ कम हो रही है, वेवलेंथ हमारे पास छोटी हो जाती है, तो फिर तो कलर भी चेंज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। रिफ्रैक्शन के दौरान हम लोग ये चीज नोटिस कर रहे होते हैं कि आपके पास कलर्स चेंज नहीं हो रहे होते। अगर कलर्स चेंज नहीं हो रहे हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेवलेंथ तो चेंज हुई और कलर चेंज नहीं हुआ। तो कलर को ज्यादा बेहतर तरीके से डिफाइन करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहिए फिर हमें? ऑप्शन डी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन। क्वेश्चन 8 कह रहे हैं ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ। बेटा ट्रांजिस्टर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम लोग एक डायोड सॉरी सेमीकंडक्टर को दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच कर देते हैं, जिसकी दो ही एग्जांपल्स बनती हैं एनपीएन और पीएनपी। यानी कि पी को दो एन के दरमियान सैंडविच कर दो या एन को दो पी के दरमियान सैंडविच कर दो। अब जैसी भी कॉम्बिनेशन आपने बनाई हो, दोनों कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास दो तरह के आपके पास यहाँ पे तीन तरह के जंक्शन बन जाते हैं। अब वो हैं कि आपके पास जंक्शन दो तरह के होंगे, तीन तरह के एलिमेंट्स आ जाएंगे। एक अगर पीएनपी की बात करें तो ये हो जाएगा पीएनपी। इनमें से जो सेंट्रल आपके पास पोर्शन होता है, इस पोर्शन को हम कहते हैं बेस। ठीक है, एक पोर्शन को हमारे पास कहा जाता है एमिटर। ठीक है, और दूसरे पोर्शन को हमारे पास कहा जाता है कलेक्टर। तो अगर मैं यहाँ पे जंक्शंस की बात करूं, देखो बेटा कितने जंक्शंस आ रहे हैं आपके पास। एक है एमिटर और बेस का जंक्शन। ठीक है, तो पहला जंक्शन तो हो गया हमारे पास एमिटर बेस जंक्शन। दूसरा देखें तो आपके पास बेस और कलेक्टर का जंक्शन, तो दूसरा बन जाता है हमारे पास कलेक्टर बेस जंक्शन। जिसका मतलब एक ट्रांजिस्टर के अंदर दो जंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, और अगर दो जंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, टू जंक्शंस। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 9 कैन अ फिजिकल क्वांटिटी टेंड्स टू रोटेट अ बॉडी। ये सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के नाम से, जो आप याद करते हुए आते हो 9 क्लास से। यानी कि आपके पास अगर आप फोर्स लगा रहे हो और आपकी बॉडी टर्न कर रही है, तो वो किसकी वजह से कर रही है? वो करती है हमारे पास जिस फिजिकल क्वांटिटी की वजह से, उसे हम कहते हैं आपके पास टॉर्क। आपके पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी, टॉर्क। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं व्हेन इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। देखो हमारी जो आंख होती है, हमारी आंख के अंदर भी नॉर्मली एक कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। अच्छा ये मैं बहुत खराब सी डायग्राम बना रहा हूँ। इसके अंदर यहाँ पे जो लास्ट वाली पोर्शन होता है, इस जगह पे एक नर्व होती है जिसे हम कहते हैं रेटिना। ये रेटिना ही हमारे पास वो पॉइंट होता है जहां पे नॉर्मली हमारी आंख को तमाम इमेजेस को क्या करना चाहिए? फोकस करना चाहिए। कभी कभार क्या होता है, जब हम दूर से जो लाइट रेज हमारी आंखों में आ रही होती हैं, दूर की चीजों से जो लाइट रेस टकरा के हमारी आंखों में आती हैं, वो रेटिना पे फोकस होने के बजाय उनका फोकल पॉइंट रेटिना से थोड़ा सा पहले बन जाता है। ठीक है,
उनका जो फोकल पॉइंट है वो रेटिना से जब थोड़ा सा पहले बन जाता है, तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं कि फोकस शॉर्ट पड़ गया। अगर शॉर्ट पड़ गया तो इस वाली साइटेडनेस का नाम होता है शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। अच्छा, याद रखने के लिए उल्टा सीन है। शॉर्ट साइटेडनेस कौन सी होती है? जब हमारी दूर की नजर कमजोर होती है। और शॉर्ट साइटेडनेस को दूसरा नाम बायोलॉजिकली आपके पास मायोपिया भी दिया जाता है। अगर ये दोनों नाम सही है तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास? ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। इसको सही करने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं इसमें कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस का काम क्या है? लाइट को फैलाना। तो वो लाइट को फैला देता है, और जब लाइट फैलती है तो इतना फैलाना होता है कि भाई वो दोबारा जाके कहां पे फोकस हो जाए? आपके पास रेटिना के ऊपर, ठीक है। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, बोथ बी एंड सी। 11, कहना द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम इज, फ्रीक्वेंसी सर ये फॉर्मूला शायद हमने याद नहीं किया हुआ, बट टाइम पीरियड का हम सबको याद होता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है सिंपल पेंडुलम के लिए 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब इस फॉर्मूले को अगर हम लोग देखते हुए चलें, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हमारे पास? 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। हमारे पास हमें यह भी मालूम है कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का होता है रेसिप्रोकल। तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले के लिए मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ जाएगा पूरे को। 2 पाई का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 ओवर 2 पाई, एल ओवर जी का रेसिप्रोकल हो जाएगा जी ओवर एल। अब ढूंढ लें कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट बैठता है। बेटा ऑप्शन डी हो जाएगा हमारे पास फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 12, कह रहे हैं अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, और डेटा बनाना स्टार्ट करते हैं। मास हमारे पास बॉडी का कितना आ गया? 1 kg। आगे कह रहे हैं विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी होती है वी, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड, इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स फॉर 1 सेकंड, एक सेकंड के लिए उसके ऊपर एक फोर्स लगी, ठीक है। कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, जिसकी वजह से उसने जो डिस्टेंस कवर किया उस फोर्स की वजह से वो आगे बढ़ी होगी। कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 2 मीटर्स का। आपसे कह रहे हैं आप क्या बताइए, द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, कितना उसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा, ये मुझे निकाल के बताना है, ठीक है। अब ये हम कैसे बता सकते हैं बेटा कि काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आएगा? वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। डेल्टा के ई, किसी भी पैरामीटर का जब चेंज निकालना होता है तो उस पैरामीटर की फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को हम लोग माइनस कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनल के लिए फाइनल वेलोसिटी लग जाएगी और इनिशियल के लिए इनिशियल वेलोसिटी लग जाएगी। दोनों में से अगर मैं चाहूं तो एम ओवर 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब कितना ही अच्छा होता अगर मुझे वी एफ की वैल्यू पता होती, मुझे एम और वी आई तो पता है, वी एफ की वैल्यू नहीं पता। तो पहले मैं जाऊंगा वी एफ की वैल्यू निकालने। अब वी एफ की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे समझिएगा, उसके लिए जरा जाते हैं हमें गिवन क्या क्या चीजें हैं। गिवन हमारे पास जो चीजें हैं, हमें एस गिवन है, बी आई गिवन है, टी गिवन है। अच्छा जी सर, एस बी आई और टी को यूज करते हुए तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है, जो होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस है 2 मीटर्स, वी आई हमारे पास है 1, टाइम भी हमारे पास है 1, 1 ओवर 2 एक्सेलरेशन नहीं पता, और टाइम हमारे पास है 1 का स्क्वायर। तो यहाँ बच जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर 2 ए, ठीक है जी। अब ये जो 1 है यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके आपके पास माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, बराबर होगा 1 ओवर 2 ए के। सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए, 2 जाके 1 से मल्टीप्लाई, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट सर ये तो चाहिए ही नहीं था हम लोगों को, हमें तो फाइनल वेलोसिटी चाहिए थी ताकि काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाल सकें। आओ अब फाइनल वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है यहाँ पे 1, एक्सेलरेशन हमारे पास निकल के आई है 2, और टाइम हमें दिया हुआ है 1। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 1 प्लस 2, दैट इज 3 मीटर पर सेकंड। अब अगर आप काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालने जाते हैं बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालने के लिए जो इक्वेशन 1 है उसमें उठा के मैं सारी वैल्यूज पुट कर देता हूं। जैसे ही आप इक्वेशन 1 में उठा के वैल्यूज पुट करते हो तो देखो इक्वेशन 1 क्या बन जाती है। इक्वेशन 1 बन जाती है कि भाई डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बराबर है किसके? एम ओवर 2, एम इज 1 ओवर 2। आगे क्या है? वी एफ स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, दैट विल बी 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 माइनस 1 हो जाएंगे 8, और 8 ओवर 2 हो जाएंगे आपके पास 4। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आ गया हमारे पास? 4 जूल्स। नाउ लुक फॉर द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारे पास बन जाएगा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 4 जूल्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 13, कह रहे हैं इन स्टेशनरी वेव्स द डिस्टेंस ऑफ एडजेसेंट एंटी नोड्स। स्टेशनरी वेव्स बेटा कब बनती हैं? जब एक फॉरवर्ड मूविंग वेव और एक बैकवर्ड मूविंग वेव जिनकी वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड बराबर होंगे, या दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं, तो कुछ इस तरह से हमारे पास लूप्स की फॉर्म में आपके पास वेव्स बन जाती हैं, जिनमें तमाम एनर्जी हर सेम पॉइंट पे कन्फाइन हुई होती है, जिसको हम कहते हैं ये स्टैंडिंग वेव है। अच्छा जी, अगर ये स्टैंडिंग वेव है तो स्टैंडिंग वेव के अंदर जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट्स होते हैं, जो कि रेड से मैंने मेंशन करे, ये कहलाते हैं हमारे पास नोड्स, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट्स की, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट्स कौन से आ रहे हैं आपके पास? ये वाला और ये वाला, इन्हें हम लोग कहते हैं बेटा एंटी नोड्स। अब
आपको अगर हम वेव फंक्शन से डिफाइन करना स्टार्ट करें तो एक पूरी जो वेव होती है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, इस पूरी वेव की लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं आपके पास लैम्डा। तो आपके पास इसका हाफ क्या हो जाएगा, नोड टू नोड, दैट विल बिकम लैम्डा बाई टू। के वेव के तमाम पॉइंट्स एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे लाई कर रहे होते हैं, तो एंटी नोड बाय एंटी नोड भी कितना हो जाएगा हमारे पास, लैम्डा बाई टू। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा बेटा, ऑप्शन बी, लैम्डा बाई टू। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन या बेस्ड ऑन, न्यूटन की कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी इनमें से किस चीज को सिर्फ हमारे पास बेस करती है, न्यूटन रिंग के ऊपर? नहीं, न्यूटन रिंग तो बेटा आपके पास बेस करते हैं इंटरफेरेंस के ऊपर, और जबकि न्यूटन की जो कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी थी वो इंटरफेरेंस को ही डिफाइन नहीं कर पा रही थी, तो यहाँ पे ये नहीं आ सकता। डिस्पर्जन के साथ भी सेम सीन है। थिन फिल्म्स तो हमारे पास एक डिफरेंट चीज है, थिन फिल्म तो हमारे पास होते हैं लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लेयर्स, ये भी नहीं आते। ऑप्शन डी, यस, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी से न्यूटन ने सिर्फ और सिर्फ क्या चीज हमारे पास प्रूव करके दिखाई थी कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और इसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, व्हिच मींस ऑप्शन डी विल बिकम आवर करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 15 कह रहे व्हेन एटम इज नेगेटिवली चार्ज, आओ एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर मान लेते हैं मेरे पास मौजूद है आपके पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है नौ प्रोटॉन्स। ठीक है, अगर 9 प्रोटॉन्स मौजूद हैं तो 9 प्रोटॉन्स को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 9 होंगे, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ फर्स्ट शेल में हमारे पास आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और सेकंड शेल में हमारे पास आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग देखें ऑक्टेट रूल के हिसाब से तो सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन कम है। अच्छा, अगर सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो ये नॉन मेटल हमारे पास क्या करता है, ये नॉन मेटल इस वक्त, आप इस बात को समझिएगा, इस वक्त तो इसमें मौजूद है 9 प्रोटॉन्स और 9 ही इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैथमेटिकली +9 -9 ओवरऑल ये न्यूट्रल हो जाता है। ये क्या करता है, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए किसी और से 1 इलेक्ट्रॉन छीनता है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन छीनता है तो इलेक्ट्रॉन छीनने के बाद इसके पास बन जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने रहते हैं हमारे पास, 9। अगर प्रोटॉन अभी भी हमारे पास 9 रहते हैं तो मैथमेटिकली ट्रीट करो, -10 +9, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास -1, जिसका मतलब ओवरऑल ये क्या कर लेगा, एक नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगा। तो आपके पास जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है कोई भी एटम तो वो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी, गेन्स इलेक्ट्रॉन। 16 नेक्स्ट में आपके पास कह रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछ रहे हैं 200 वॉट टीवी, हमारे पास एक टीवी है जिसकी पावर हमें बता दी, कितनी बता दी, 200 वॉट्स। ठीक है, अब चूंकि सवाल में मुझे नजर भी आता है कि आखिर में किलो वॉट आवर की कहानी आ रही है, तो इस 200 वॉट को 1000 से डिवाइड कर देता हूँ, कि ये बन जाएगा हमारे पास 0.2 kWh। आगे क्या कह रहे हैं बेटा, आपके पास इज यूज फॉर 20 आवर्स फॉर अ कोर्स ऑफ वीक, एक हफ्ते में उसको हमने कितने घंटे यूज करा, 20 घंटे। ठीक है, एक हफ्ते में 20 घंटे। और आगे क्या कह रहे हैं, देन इफ इट इज यूज फॉर 4 वीक्स, तो टोटल टाइम कितना यूज हो गया इसका, देखो एक हफ्ते में 20 आवर्स और चारों हफ्ते चल रहा है, तो चारों हफ्तों के लिए निकाल लो, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 80 आवर्स। 80 आवर्स ये यूज हो रहा है। कह रहे हैं देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताएं। देखो जब भी हमारे पास घर में बिल आता है बेटा, तो आप लोग ये चीज नोटिस करते होगे कि भाई बिल आता है 300 यूनिट, 400 यूनिट, वो जो यूनिट होते हैं बिल के अंदर लिखे हुए एक्चुअली आपके पास, वो यूनिट हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं KWH को। वो यूनिट एक्चुअली होता है किलो वॉट आवर, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपके पास इंडस्ट्रियल यूनिट कंसिडर किया जाता है, और हमारे बिल्स में भी वही लग के आता है। तो यहाँ पे जरा चेक करते हैं कितने किलोवाट आवर बन रहे हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला बनता है बेटा पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये हो जाएगी हमारे पास 0.2 किलोवाट आवर, जो कि आप सॉरी किलोवाट आर नहीं था, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे एच लिखा हुआ था बेटा, हटा देता हूँ यहाँ से मैं। ठीक है, तो 0.2 किलोवाट्स ये टीवी की पावर है, सही जी। मल्टीप्लाई इसको किससे करना है हम लोगों ने, टोटल आवर्स से। आवर्स कितने हो गए हमारे पास, 80। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता लगता है भाई 16 किलोवाट आवर्स यूज हुए हैं। अब सवाल क्या कह रहा है, कॉस्ट निकाल के बताओ। कॉस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, 1 किलोवाट आवर कितने का है, 5 रुपीज का है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ₹5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल किलोवाट आवर जो हम लोगों ने यूज की है, जो कि आपके पास 16 किलोवाट आवर। तो टोटल हमारे पास कितना कॉस्ट बन जाएगी, 16 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी ₹80। जिसका मतलब अगर मेरे पास यूनिट 5 रुपए का हो, तो आपके पास अगर मैं एक ऐसे टीवी को जो कि 200 वॉट का है, हफ्ते महीने में 80 घंटे भी चला रहा हूं, तो मेरे पास सिर्फ 80 रुपए का बिल बनेगा उसकी वजह से, विच विल मेक करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। मेरिकल 18 सॉरी एमसीक्यूज नंबर 18 कह रहे हैं चार्ज एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास एंटर हुआ एक चार्ज। फॉर एग्जांपल ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें एक चार्ज एंटर हुआ। ठीक है, ये चार्ज हमारे पास एंटर होता है। फॉर एग्जांपल इस चार्ज की वेलोसिटी है v, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये एंटर हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड है b। तो अब इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी बेटा, वो फोर्स बराबर होती है q इंटू v क्रॉस b।
जिससे मुझे ये समझ में आता है कि जो V क्रॉस B है, यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स इनके क्या होगी, हमेशा राइट एंगल पे होगी, क्योंकि आपके पास ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है जो कि राइट हैंड रूल से भी निकाला जा सकता है। राइट एंगल का मतलब परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रही होगी, और अगर फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है तो इस बात को समझना, ये जो आपके पास चार्ज है जब ये एंटर होगा तो ये आपके पास विथ नो चेंज इन वेलोसिटी बेंड हो जाएगा। इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगी, सॉरी इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी में जरूर चेंज आएगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब ये बेंड होगा आपके पास, तो अब जरा देखते हैं कि इसमें कितनी एनर्जी गेन होगी। एनर्जी सर उतनी गेन होगी जितना इसमें वर्क होगा। अब वर्क के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो होता है एफ डॉट एस, ठीक है। चूंकि यहाँ पे जो फोर्स है वो आपके पास परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है, तो कॉस के साथ हमारे पास लगेगा थीटा की जगह 90। कॉस 90 बराबर होता है जीरो के, जिसकी वजह से ओवरऑल वर्क क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा, जीरो। जिसका मतलब इसके ऊपर कोई वर्क नहीं हो रहा। अगर कोई वर्क नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये कोई एनर्जी भी गेन नहीं कर रहा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी, नो एनर्जी। जी सर, ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, लेकिन इसकी आपके पास जो क्या कहते हैं स्पीड है वो चेंज नहीं होगी, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि कोई भी एनर्जी क्या है गेन नहीं कर रहा हमारे पास, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 19, एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन इज, इनमें से कौन सी एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन की आपके पास, ए ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव के बारे में समझना बेटा, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस होती हैं या जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, दे आर ऑलवेज ट्रांसवर्स। ये बात बिल्कुल सही है, बट ऑल ट्रांसवर्स वेव आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये बात भी हमारे पास हमें याद रखनी पड़ेगी। ये सारी की सारी ऑल ट्रांसवर्स वेव जो है हमारे पास, जितनी भी ट्रांसवर्स वेव होती हैं, लाजमी नहीं है कि वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो। इसकी सबसे आसान एग्जांपल हमारे पास है वाटर वेव्स। वाटर वेव्स आपके पास ट्रांसवर्स वेव होती हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती, वो मैकेनिकल होती हैं, क्योंकि उनका मीडियम होता है आपके पास वाटर। तो अब अगला देख लेते हैं, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा इज मोर रेफर टू मैकेनिकल वेव्स। क्यों? क्योंकि इसमें जो बॉडी है वो मूव कर रही होती है आपके पास, वो एक अंडर अ रीस्टोरिंग फोर्स मोशन परफॉर्म कर रही होती है, तो ये ज्यादा मैकेनिक साइड पे चले जाता है रादर देन बीइंग ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साइड। ही में कह रहे हैं बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही जवाब। क्यों? क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसके साथ साथ मूव करती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो के साथ साथ मूव करवाती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड को भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब जनरेट होगी, जब ये इलेक्ट्रॉन बैक एंड फोर्थ मूव करेगा हमारे पास, ठीक है बेटा। मूविंग ऑन, 20, कह रहे अ प्रोटॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। एक प्रोटॉन है, ठीक है, ये रहा प्रोटॉन हमारे पास, वेस्ट की डायरेक्शन में एंटर हो रहा है एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड्स। सवाल में लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है हमारे पास, डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब इस पे आओ लगाते हैं अपने पास राइट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ गई डाउनवर्ड्स, प्रोटॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन हमारे पास है टुवर्ड्स वेस्ट। अब देखना कैसे लगाएंगे हमारे पास, हम फोर्स कैसे निकालते हैं। इस पे हमारे पास बेटा अप्लाई किया जाता है राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आपने करना क्या है, आप अपना हाथ उठाओ और फिंगर जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूं वैसे प्लेस करते जाओ। सबसे पहले आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है तो आपकी इंडेक्स फिंगर जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का एरो जा रहा है डाउनवर्ड्स, इस तरह से प्लेस कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपकी जो मिडिल फिंगर है, ठीक है, ये भी याद रखना बेटा, इंडेक्स फिंगर तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, जो आपकी मिडिल फिंगर है ये रिप्रेजेंट करती है हमारे पास चार्ज की डायरेक्शन को या वेलोसिटी की डायरेक्शन को। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन हमारे पास जा रही है टुवर्ड्स वेस्ट, तो आपको थोड़ा सा हाथ अपना ट्विस्ट करना पड़ेगा और आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो डाउनवर्ड्स होगी, और आपकी जो आप वेलोसिटी फिंगर है यानी कि मिडिल फिंगर है वो टुवर्ड्स द वेस्ट जा रही होगी, जिसकी वजह से आप खुद नोट करोगे आपका जो थंब है वो स्क्रीन के अंदर जाके ओपन हो रहा होगा। हमारा थंब स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहा होगा इस तरह से, जो कि मैं ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ड्रॉ करके तो नहीं दिखा सकता आपको, क्योंकि हमारे पास जेड एक्सेस पेपर पे ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। तो खैर, आपके पास यहाँ पे मुझे एक बात समझनी है, वो क्या कि आपके पास जो थंब अगर अंदर की तरफ ओपन हो रहा है और मैं सामने से खड़ा उसको देख रहा हूँ, इसका मतलब मेरे ऑपोजिट जा रहा है वो। और अगर मेरे ऑपोजिट जा रहा है तो मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल खड़ा हूँ, मेरे ऑपोजिट जो होता है वो होता है नॉर्थ पोल, मेरे पीछे जो होता है वो साउथ पोल होता है, ये ईस्ट है और ये क्या हो जाती है वेस्ट, ठीक है। डाउनवर्ड्स डायरेक्शन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड थी यहाँ पे, तो थंब मेरा ओपन हो रहा था अंदर की जानिब। अगर अंदर की जानिब ओपन हो रहा था तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा थंब का, थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा है, और वो फोर्स की डायरेक्शन कहां जा रही है हमारे पास, ऑप्शन ए, नॉर्थ में। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 21,
21 में आपसे कह रहे हैं एट द एंड ऑफ अ कार्नोट साइकिल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। देखो कार्नोट साइकिल में बेटा होता क्या है, अगर मैं उसकी एक पीवी डायग्राम बना के भी आपको दिखाऊं तो कार्नोट साइकिल स्टार्ट होता है कैसे पॉइंट से, जहां पे लेट्स से प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1। वो गो थ्रू करता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन को। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई जिसका मतलब प्रेशर कम किया गया होगा, वॉल्यूम बढ़ गया होगा, और आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर सेम रहेगा जिसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी सेम रहेगी। फिर करवाते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में आपके पास प्रेशर को और रिड्यूस कर देते हैं लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और एडियाबैटिक है तो टेम्परेचर भी हमारे पास कम हो जाएगा सिस्टम का, और कम होकर हो जाएगा T2। देन हम करवाते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में बेटा क्या हो रहा है कि प्रेशर हमारे पास हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से बढ़ जाए, P4 हो जाए, वॉल्यूम कम होकर V4 हो जाता है, और आइसोथर्मल है कंप्रेशन चूंकि तो टेम्परेचर सेम रहता है जिसका मतलब इंटरनल एनर्जी पहले जो प्रोसेस में कम हो गई थी उतनी ही रहेगी, यानी कि T2 पे मेंटेन रहेगा। फिर हम क्या करते हैं उसके बाद अगला आखिरी प्रोसेस हमारे पास होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, सॉरी एडियाबैटिक कंप्रेशन। और एडियाबैटिक कंप्रेशन में हम प्रेशर बढ़ा के कोशिश करते हैं इनिशियली उसके स्टेज पे ले जाए, जिसकी वजह से वॉल्यूम भी वही हो जाता है जहां पे इनिशियल स्टेज पे था। और चूंकि आपके पास एडियाबैटिक कंप्रेशन है तो इंटरनल एनर्जी दोबारा से इंक्रीज होकर अपनी ओरिजिनल पॉइंट पे आ जाती है जहां से वो स्टार्टिंग में थी। जिसका मतलब ये हुआ कि आपके पास थ्रू आउट द प्रोसेस तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया लेकिन इनिशियली और फाइनली वो सेम रही, जिसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, रिमेन सेम। 22 22 में आपके पास कह रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास क्या होता है, हीट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज इट्स फॉर्म। ये हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे मिलता जुलता लग रहा है सर, ये तो सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं हो गया, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज इट्स फॉर्म। बस चेंज क्या किया आपने यहाँ पे, आपने बस एक्स्ट्रा क्या कर दिया, उसको सिर्फ और सिर्फ लिमिट कर दिया कि भाई वो हीट के अंदर हमारे पास बात कर रहा है। जो कि थर्मोडायनेमिक्स है तो ऑब्वियस बात है हीट से लिंक करता हुआ बात करेगा आपके पास। अगर हीट से लिंक करता हुआ बात कर रहा है तो एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही दूसरा नाम बन जाता है, विच विल मेक करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। मूविंग ऑन 23 कह रहे हैं द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। और डेटा बनाना स्टार्ट करते हैं। फोकल लेंथ एक लेंस की हमें दे दी कितनी है आपके पास 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहे हैं एंड इमेज साइज इज 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट साइज। इमेज साइज बराबर है 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट साइज के। सर आपने ये साइज नहीं लिखा, आपने तो इमेज डिस्टेंस लिखा है यहाँ पे कि वो 2 टाइम्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। तो बच्चे याद रखना हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के, जिसको हम मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। तो चूंकि ये रेशियो बराबर है और ये रेशियो कितना आएगा, इमेज डबल है ऑब्जेक्ट के तो ये रेशियो 2 आएगा, तो Q और P भी तो 2 के बराबर होगा, या फिर हम क्या कह सकते हैं Q भी किसके बराबर होगा, 2P के। क्या कह रहे हैं, कंप्यूट दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल के दिखाइए कितना आ रहा है। तो मेरे पास बेसिक फॉर्मूला जो फोकल लेंथ का होता है दैट इज PQ ओवर P प्लस Q। और वैल्यूज पुट करें P, Q की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 2P, और डिवाइड में क्या हो जाएगा P प्लस 2P। तो ऊपर हमारे पास बन जाएगा इस तरीके से 2P स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2P प्लस P दैट विल बी 3P, ठीक है। P से P कैंसिल हो जाएगा आपके पास, हमें तो सर P की वैल्यू चाहिए तो P को अकेला कर लो, ये बन जाएगा 3F ओवर 2। 3 इंटू फोकल लेंथ विच इज 20 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2, 2 10 20, और 10 3 से कितने हो जाएंगे हमारे पास 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं वन कंप्लीशन ऑफ पीरियोडिक मोशन इज। पीरियोडिक मोशन हमारे पास क्या होती है बेटा, पीरियोडिक मोशन एक ऐसी मोशन को कहते हैं विच रिपीट्स इटसेल्फ। एक ऐसी मोशन जो कि अपने आप को बार बार रिपीट करती है उसे हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन। और देखते हैं इनमें से कौन सी ऐसी जो पीरियोडिक है। एन ऑसिलेशन, बिल्कुल ऑसिलेशन जैसे फॉर एग्जांपल एक पेंडुलम की है, वो अपने आप को बार बार क्या करती रहती है, रिपीट करती रहती है, तो ये भी पीरियोडिक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमेशा एक ऑसिलेटरी मोशन ही होती है, तो ये भी ऑटोमेटिकली पीरियोडिक बन जाती है। रिवोल्यूशन, मान लो कि आपके पास हमारे पास कोई बॉडी एक कंप्लीटली रिवॉल्व कर रही है और वो रिवॉल्व कर रही है आपके पास एक फिक्स पॉइंट के अराउंड, तो ये भी तो एक कंप्लीट साइकिल है जो कि बार बार रिपीट कर सकती है। मान लो पंखे की जो आपके पास मोशन है वो बार बार अपने आप को रिपीट कर रही है, तो ऐसी को भी तो पीरियोडिक मोशन कहा जा सकता है। बिल्कुल सर, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है बच्चे। 25 कह रहे हैं 100 सीसी ऑफ एन आइडियल गैस इज हीटेड। अच्छा जी, 100 सीसी आइडियल गैस का हमारे पास मान लेते हैं, इनिशियल वॉल्यूम मैंने लिख दिया भाई 100 सीसी आ गया। आगे कह रहे हैं इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 327 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट टेम्परेचर आ गया 27 डिग्री सेल्सियस, पहले तो कन्वर्ट करूंगा इसको मैं, ये हो जाएगा 300 केल्विन। सेकेंड टेम्परेचर हमारे पास आ गया 327 डिग्री सेल्सियस, इसको भी कन्वर्ट करूंगा, ये हो जाएगा 600 केल्विन। तो अगर आप देखें टेम्परेचर एक तरह से हमने डबल कर दिया, 300 से 600 पे चले गए, टेम्परेचर एब्सोल्यूट स्केल में डबल हुआ है एग्जैक्टली आपके पास।
कह रहे हैं व्हाट विल बी इट्स फाइनल वॉल्यूम, P2 निकाल के दिखाएं। तो बेटा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ जो आपके पास वॉल्यूम और एब्सोल्यूट रेशो का एब्सोल्यूट टेम्परेचर का रेशो होता है, ये आपके पास इक्वल होता है कांस्टेंट के, ठीक है, या इनिशियल और फाइनल पैरामीटर्स इक्वल चलते हैं। तो अब जरा देखो यहाँ से आपने V2 की वैल्यू निकालनी है, तो V2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास बचे, V1 T2 डिवाइडेड बाय T1, और वैल्यूज पुट करती हैं। V1 हमारे पास दी हुई है 100 सीसी, T2 हमारे पास है 600 और T1 हमारे पास कितना है 300। दो अंडों से दो अंडे कट जाएंगे, 3 1 3, 3 2 6। तो आंसर क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 2 विच विल बी 200 सीसी। तो अगर आप गौर से देखें तो ये चार्ल्स लॉ को फॉलो भी कर रहा है, चूंकि टेम्परेचर डबल हुआ है तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा हमारे पास डबल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास बेटा, ऑप्शन बी 200 सीसी।